हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनोड रेस और प्रोटॉन के बारे में। जैसे प्रोटॉन जो होते हैं ये जनरली यदि हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करें जैसे ई गोल्डस्टीन ने किया था, तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886 में ही गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था और ये बताया कि दे इमर्जेस फ्रॉम एनोड इलेक्ट्रोड। ये एनोड से इमर्ज होते हैं, वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से निकलने के बाद दे मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ये कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि इन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव है, कैथोड पर नेगेटिव, तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करते हैं। और यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो दीज रेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनोड रेज होती हैं दे आर मेड अप ऑफ बाय द या दे कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड आल्सो नोन एज पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज, या फिर इनको एनोड रेज के नाम से ही जाना जाता है। जो एनोड रेज हैं दे कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इसलिए हम उसको पॉजिटिव रेज या एनोड रेज का नाम देते हैं। तो ई गोल्डस्टीन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज एनोड से इमर्ज हो रही हैं और कैथोड की तरफ जा रही हैं, और उनके जब कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी किया गया तो दे फाउंड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। फर्स्ट है एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं as like the cathode rays and also cast shadow of opaque object when any object or when the opaque object placed in their path। जब उसके प्लेस कर दिया जाता है उसके पाथ में opaque object तो उसका shadow भी बनता है। सेकंड है these rays also shows mechanical and heating effect। यदि हम रोटेटिंग व्हील को इसके पाथ में रख देंगे तो ये भी उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और किसी यदि हमने मेटल सरफेस पर इसको स्ट्राइक किया तो ये भी उसको हॉट कर देंगे, हीटेड अप। थर्ड है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एनोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट और पोल। क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इनके पार्टिकल्स पर एनोड रेज के, इसलिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। These are invisible rays, ये भी इनविजिबल होते हैं। एंड द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एनोड रेज लेस देन कैथोड रेज। कैथोड रेज के कंपैरिजन में इनका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है ड्यू टू हायर मास ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इसलिए इनका पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगा। ज़्यादा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ये पेनिट्रेट किसी बॉल के अंदर या किसी सरफेस के अंदर नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने मास और चार्ज उसका फाइंड किया था, इसी तरह से प्रोटॉन का भी चार्ज और मास कैलकुलेट किया गया। तो जो चार्ज ऑन प्रोटॉन मिला, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये चार्ज का सिंबल है E। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन था यहाँ पर सेम ही चार्ज था 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये जो चार्ज था ये पॉजिटिव था, जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव यूनिट होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से जो चार्ज और मास का रेशियो था, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास इज E/m, ये वैल्यू मिली 9.58 × 10⁻⁷ कूलम किलोग्राम इनवर्स। ये दोनों का रेशियो कैलकुलेट किया गया उसी मेथड के द्वारा जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। और जब इसका यदि हम मास निकालें, मास ऑफ प्रोटॉन इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो चार्ज को यदि हम डिवाइड कर लेंगे E/m से, तो ये हमें यहाँ पर
ई कैंसिल हो जाएगा, मास मिल जाएगा। तो वही है मास ऑफ प्रोटॉन m इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करने पर आया 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 9.58 इंटू 10 टू द पावर 7। इसको कैलकुलेट किया गया 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन मिल गया इस तरह से 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। और ये मास जो होता है लगभग 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स यदि आपको यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है तो ये लिख सकते हैं 1/8037 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग 2000 गुना जो है इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। अब इस तरह से यदि इसको डिफाइन करना चाहें प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन इज डिफाइंड एज, प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड हैज मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन था। प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ा। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बाद में हुआ था। और इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी है हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा 1896 में इसको डिस्कवर किया गया रेडियो एक्टिविटी को। उन्होंने एक दिन क्या किया कि वो लेकर के मतलब उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट लिया और यूरेनियम सॉल्ट उन्होंने एक पेपर पर उसको रैप कर दिया, साथ में फोटोग्राफिक प्लेट को भी उन्होंने रैप कर दिया। और वो फोटोग्राफिक प्लेट और पेपर एक साथ होने से उन्होंने देखा अगले दिन में कि वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी बिलो द यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल, यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल के नीचे वाला हिस्सा जो पूरा जो है ब्लैक हो गया है। पेपर पर भी मतलब जो है ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लगा है। तब उन्होंने सोचा कि लाइट ड्रॉअर में तो ऐसा कोई लाइट आया नहीं है बाहर से कि कोई रिएक्शन हुआ हो, इसका मतलब है कि यहीं से कोई ना कोई रेडिएशन इमिट हुआ है उसी यूरेनियम सॉल्ट में से। और इस तरह से जो अपने आप से उन्होंने फिर सोचा कि ये शायद ड्यू टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम यूरेनियम सॉल्ट इसी से ही हुआ होगा। तब उन्होंने उसके डेटा को मतलब उसके मास को देखा कि इसका मास कितना बचा हुआ है और ये कहाँ तक मतलब इसकी जो रेस थी वो कहाँ तक पेनिट्रेट हो सकती हैं। और इसके बाद उन्होंने उसको इट वाज ऑब्जर्व दैट दीज रेज कैन आयोनाइज एयर। उन्होंने ये भी पाया कि ये जो रेज है एयर को भी आयोनाइज कर सकते हैं, पेनिट्रेट सॉलिड मैटर में पेनिट्रेट हो सकते हैं एंड प्रोड्यूस ल्यूमिनोसिटी इन सब्सटेंस। और यदि किसी मतलब जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पर यदि ये हिट कराई जाती है, स्ट्राइक की जाती हैं, तो उनसे मतलब वहाँ पर ल्यूमिनस हो जाएगा, मीन्स ग्लो होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर यदि हम क्या करें, जैसे ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन ले लें और इस पर कोई ये रेडियो एक्टिव रेस हिट कराई जाए तो ये हिस्सा पूरा जो है ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, चमकने लग जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट। तो द फिनोमेना ऑफ spontaneous emission of active radiations by certain elements is called radioactivity, and the substance which emit these active radiations are called radioactive substances. For example, uranium, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, और मतलब एक पूरी की पूरी सीरीज है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, जिसे हम एक्टिनाइट सीरीज भी बोलते हैं, जो मतलब एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। तो वो एक्टिनाइट सीरीज सबसे लास्ट सीरीज होगी पीरियडिक टेबल में, जो सबसे नीचे में मिलती है। दो सीरीज, एक लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, पूरी की पूरी एक्टिनाइट सीरीज रेडियो एक्टिव नेचर की पाई जाती है।
और भी सब्सटेंस कुछ रेडियो एक्टिव नेचर के पाए जाते हैं, जैसे ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन 14 वो भी रेडियो एक्टिव नेचर का पाया जाता है। अब इन्होंने हेनरी बेक्यूरेल ने इसको इनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया, ये एक्टिव रेडिएशन जो निकल रहे थे, और जब उन्होंने ये रेडिएशन देखा कि एक नैरो स्लिट से उनको पास कराया, तो पाया कि ये जो एक्टिव रेडिएशंस हैं दे स्प्लिट इनटू 3 टाइप्स ऑफ रेज, ये 3 टाइप्स ऑफ रेज में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ऐसा मतलब ये अरेंजमेंट किया गया, एक लेड ब्लॉक लिया गया है, लेड ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा, और ये स्लिट है, बीच में इसमें होल पाया जाता है स्लिट में, ताकि जो है स्पेसिफाइड रेज ही यहाँ से पास हो सके। जैसे ये इधर से ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे ऐसे, तो जो इधर उधर जाने वाले हैं वो स्टॉप कर दिया जाता है, बीच में से निकल करके जाते हैं। अब ये जब इधर पर जाएगा तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराने पर ये जो है 3 रेज में स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं वो कहलाएंगे अल्फा रेज, क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अल्फा रेज है। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं दीज आर बीटा रेज, और जो सीधे निकल जाते हैं वो गामा रेज कहलाते हैं। तो इस तरह से ये पाया गया, जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पर ये ग्लो होने लगता है, चमकने लगता है, इससे ये पता चलता है कि ये रेज डिवाइड हो गई है। तो अल्फा नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएगी बिकॉज अल्फा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बीटा रेज नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है क्योंकि उस पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होने के कारण वह विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस फाउंड टू स्प्लिट इनटू when a radioactive radiation pass through a electric or magnetic field। अल्फा रेज है जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये लगभग हीलियम पार्टिकल ही इसमें कंसिस्ट होते हैं, मीन्स एक एक पार्टिकल इसका हीलियम के जैसा होता है, डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम। मीन्स अल्फा रेज के जो पार्टिकल हैं देयर मास इज 4 यूनिट और चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट है मास। इसी तरह से बीटा रेज जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं या पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, ये लगभग इलेक्ट्रॉन के जैसे होती हैं, मीन्स जैसे कैथोड रेज होती हैं, जिनका मास मतलब इलेक्ट्रॉन के मास और लगभग नेग्लिजिबल होता है, और चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड है गामा रेज जो विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल रेज, और इनका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल है, और चार्ज भी इन पर 0, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये कहीं पर भी डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो इसके पहले अभी हमने मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। इसी तरह से एटम के अंदर थर्ड पार्टिकल भी होता है न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ये चैडविक के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, और इन 1932 उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल, ये जो अल्फ़ा रेज हैं इन्हीं अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई बेरिलियम के ऊपर, तो उससे उन्हें न्यूट्रॉन मिले, मीन्स न्यूट्रल रेज मिली, और वो न्यूट्रॉन लेकिन उनका मास जो होता है वो गामा रेज नहीं है। न्यूट्रल रेज का फॉर्मेशन न्यूट्रॉन के द्वारा नहीं होता है। न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ प्रोटॉन एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखें कि गामा रेज जो है वो न्यूट्रॉन से नहीं बने हुए हैं, न्यूट्रॉन अलग है, और जो हम मास नंबर फाइंड करते हैं वो मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। जैसे यदि हम लिखें एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर होता है सिंबल बाय जेड, और ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं वो है एटॉमिक नंबर, और किसी एटम में वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल पाए जाते हैं।
मीन्स यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम चल जाए तो भी आप एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, लेकिन वो भी न्यूट्रल एटम में। और इसी तरह से प्रोटॉन तो होता ही है, एक एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन कैरिंग बाय एन एटम। कितने एटम में प्रोटॉन है वो उसके एटॉमिक नंबर। इसी तरह से यदि हम ये मास नंबर, ये एटॉमिक मास नहीं है, ये मास नंबर है, हमेशा होल नंबर में वैल्यू पाई जाती है, डिनोटेड बाय ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या के इक्वल होता है मास नंबर। और जैसे कहीं पर डिनोट करते हैं एक्स जेड ए, नीचे में लिखना है एटॉमिक नंबर, ऊपर में लिखा जाता है इसका मास नंबर, और x इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट का सिंबल है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये मास और चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स, असाइन द एटॉमिक सिंबल। मीन्स एक एलिमेंट जिसका मास नंबर दिया है 81, जबकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 31.7% ज़्यादा है, उसके लिए एटॉमिक सिंबल क्या होगा। तो सबसे पहले तो जैसे मास नंबर होता है ए इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनकी संख्या के इक्वल ही होगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 81, क्योंकि मास नंबर तो ये दिया गया है यहाँ पर 81 है। अब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन ज़्यादा है, मीन्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्स, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे एक्स प्लस एक्स का 31.7%, मीन्स ये हो जाएगा 100 प्लस 31.7x अपॉन 100, मीन्स ये वैल्यू इक्वल टू 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.317x। तो x प्लस 0.317x तो ये हो जाएगा 1.317x। अभी यहाँ वैल्यू रख देंगे, प्रोटॉन की संख्या है x प्लस न्यूट्रॉन की संख्या निकल आई 1.37x इज इक्वल टू 81xx। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन लेकर के 81 डिवाइडेड बाय 2.317 इससे डिवाइड कर देंगे और आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर 34.96, और इसको राउंड ऑफ करके 35 बना लिया जाएगा। मीन्स x इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर की वैल्यू आ गई 35। जैसे अब एटॉमिक नंबर किसका होता है वो लिख लेंगे, तो 35 एटॉमिक नंबर है ब्रोमीन का, तो सिंबल हो गया ब्रोमीन 35, और मास नंबर ऑलरेडी दिया गया है 81, तो इट इज ए सिंबल ऑफ ब्रोमीन। ये ब्रोमीन का सिंबल है Br, मीन्स यह जो एलिमेंट जो डेटा दिया गया था ये ब्रोमीन के लिए दिया गया है। ऐसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपने प्रीवियस क्लास में थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल इज ए वेरी सक्सेसफुल मॉडल, ये काफ़ी सक्सेसफुल है। और ये जो रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए 2 न्यू मतलब जो है कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं, जिनको इसमें इंक्लूड किया गया बोर मॉडल में। फर्स्ट है डुअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर मीन्स
particle like as well as wave like properties of the light. सेकेंड है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा और ये डुअल बिहेवियर दोनों ही मतलब जो है बोर मॉडल को डेवलप करने में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। अब जैसे हमें सबसे पहले तो डुअल नेचर ऑफ लाइट, उसमें एक्चुअल में लाइट के बारे में पढ़ना है कि नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। तो यदि हम देखें नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो लाइट जो है न्यूटन ने मतलब ये बताया था कि लाइट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम कार्पसल्स ऑफ द लाइट या कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं। और जैसे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन सम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सच एज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना को समझाता है पार्टिकल नेचर, लेकिन इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पार्टिकल नेचर के द्वारा हम लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कार्पस्कुलर थ्योरी थी वाज देयरफॉर डिस्कार्डेड एंड हाइगन्स प्रपोज्ड वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ लाइट। तब हाइगन्स ने क्या किया, वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ लाइट को प्रपोज किया और ये वेव थ्योरी के ऊपर इन्होंने फिनोमेना ऑफ जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन थे उनको एक्सप्लेन किया। तो पार्टिकल नेचर जो है किसने डिस्कवर किया हुआ है इसका, पार्टिकल नेचर वाज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टीन। और जो वेव नेचर है इट वाज डिस्कवर्ड बाय हाइगन्स, HUYGENS। हाइगन्स ने इसको प्रपोज किया था वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ द लाइट। तो सबसे पहले है इसमें व्हाट इज वेव मोशन। वेव मोशन क्या है? आइंस्टाइन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, जबकि हाइगन्स ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमेना को उसके वेव नेचर से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वेव नेचर, आखिर वेव मोशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी वेव से परिचित हैं। वेव जैसे आप कभी शांत पानी में, शांत तालाब में कहीं पर यदि पत्थर मारते हैं, वो पत्थर से क्या होता है, इस तरह से वेव का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक बार वाटर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट होने से चारों तरफ ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसे हम क्रेस्ट और ट्रफ जनरली बोलते हैं, वो मूव करता है। वो वाइब्रेशन जो है वो डिस्टरबेंस मूव करते हैं बाय द वाइब्रेशन, जिसे हम वेव बोलते हैं। मीन्स वेव डिफाइंड एज wave is defined as the disturbances which originate from some vibrating source and travel outwards as a continuous sequences of alternating crests and trough। मीन्स एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो कंटिन्यूस क्या होते हैं, ट्रैवल आउटवर्ड्स, वो बाहर की ओर जाते हैं चारों तरफ, और उसमें अल्टरनेटिंग मतलब एक क्रस्ट के बाद ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ के बाद क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इस तरह से चलते रहते हैं। तो जैसे आप इसको फिगर में देख करके इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशंस, जैसे कि ये है वेव। वेव में ये जो ऊपर की ओर डिस्टरबेंस है इसे हम क्रस्ट बोलते हैं, डाउनवर्ड डिस्टरबेंस को ट्रफ बोलते हैं, और दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेव लेंथ बोलते हैं, मीन्स डिनोटेड बाय लैम्डा। दो क्रस्ट हो या दो एडजेसेंट ट्रफ हो, इनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ या लैम्डा बोला जाता है। इसी तरह से ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन या टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही केस में इसको एम्पलीट्यूड और डिनोटेड बाय ए, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। इस तरह से हम यहाँ पर अब जैसे वेवलेंथ क्या है इसको डिफाइन कर सकते हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो मतलब लगातार जो एडजेसेंट ट्रफ या क्रस्ट है उनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। एंड यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। यदि एंगस्ट्रॉम में है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। नैनोमीटर में है तो 10 टू द पावर -9 मीटर, और पिकोमीटर में है तो 10 टू द पावर -12 मीटर। ऐसे उनको कन्वर्ट कर लेना है। सेकंड, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है जैसे आप गेट पर खड़े हो गए और गेट पर मान लीजिए नंबर ऑफ निकलने वाले जो पर्सन्स हैं पर सेकंड कितने पर्सन निकल रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मतलब जो है मूविंग ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के मतलब मूवमेंट की या पर्सन के निकलने की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय सिंबल न्यू। NU के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। न्यू इसका प्रोनाउंसिएशन है और सिंबल इसका V के जैसा है। द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स, वेव्स मतलब होता है 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ। दिस पोर्शन इज नोन एज 1 कंप्लीट वेव और 1 कंप्लीट साइकिल। इसको मतलब 1 क्रस्ट और ट्रफ मिला करके एक कंप्लीट वेव या ट्रफ वो साइकिल बनाते हैं। तो जैसे न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल अपॉन टाइम, और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज या फिर सिंबल वो पर सेकेंड। तो इसको जो हेनरी हर्ट्ज थे साइंटिस्ट, उनके ऑनर में इस यूनिट का नाम रखा गया है हर्ट्ज, या सेकेंड इनवर्स भी इसको रख सकते हैं। थर्ड है वेलोसिटी है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मतलब ये यूनिडायरेक्शन में होना चाहिए। डिस्टेंस यदि है अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो वेलोसिटी मींस टोटल एक वेव के द्वारा 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी को हम यहाँ पर C से डिनोट करते हैं लाइट के केस में जनरली। फोर्थ है C का एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय A। तो A मीन्स इट इज द मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम जो है डेप्थ ऑफ ए ट्रफ। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रस्ट या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एंड यूनिट ऑफ ये भी डिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी मीटर ही होगा। एंड एम्पलीट्यूड मेजर्स द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। ये किसी भी मतलब रेडिएशन की इंटेंसिटी और या ब्राइटनेस के बारे में बताता है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर इज द ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर डिनोटेड बाय न्यू बार। इसको ऐसे पढ़ते हैं न्यू बार। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स या नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में मान लीजिए कि यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रेजेंट हैं उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ वेवलेंथ कितना है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन वेवलेंथ मींस न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ये रिलेशनशिप है वेव नंबर और वेवलेंथ के बीच में। इसी में यदि और बाकी का रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा। एक रिलेशनशिप ये है, या यदि हम वेलोसिटी के रूप में इसको लिखना चाहें तो C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। C जनरली वैल्यू फिक्स ही होती है रेडिएशन के केस में। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये C का वैल्यू लगभग फिक्स होता है। अब हम जैसे 1 अपॉन लैम्डा इसकी जगह पर न्यू बार भी रख सकते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू C इंटू न्यू बार। एक ये भी यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
वेलोसिटी इनटू वेव नंबर। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के, और एक जैसे आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुका है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप है यहाँ पर इनके बीच में, जिनका यूज करके हम डिफरेंट तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सी का वैल्यू फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू यहाँ पर फिक्स है। इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की वेलोसिटी है। लेकिन मैटर वेव्स के केस में हम ये नहीं यूज करेंगे। ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जिसे लाइट बोलते हैं, उस केस में हमें इसका यूज करना है। तो ये थे डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।